मेरा नाम कंचन है। आज मैं अपने पति को जान से मार देने वाली थी क्योंकि मेरे पति ने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं गुस्से से किचन में आई और मैंने चाकू उठा लिया था। मुझे डर नहीं था कि मुझे इस सब की सजा भी हो सकती थी, मगर मेरा पति जो मेरे साथ कर रहा था, मैं वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि बर्दाश्त करना अब मेरे बस से बाहर हो चुका था। सारी जिंदगी मैं अपने पति की हर बात और हर अत्याचार को बर्दाश्त करती आई थी। ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी थी, इसको मैं चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पति आज किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला था और साथ ही साथ मेरी भी, जबकि मेरी जवान बेटियां थी और मेरी उम्र भी 40 साल थी। इस उम्र में आकर मैं लावारिस नहीं होना चाहती थी। मैं अपने हाथ में तेज धारदार चाकू उठाकर धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं दरवाजे पर ही रुक गई थी, मगर अंदर का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसको मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ उसके बारे में सुना ही था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि पति जैसा भी था तो अपना ही पति। एक पत्नी अपना सब कुछ अपने पति पर न्योछावर कर देती है, और फिर मैंने तो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा गुजार दिया था कि अब मैं चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकती थी। मगर आज मैं अपने पति को माफ करने के मूड में नहीं थी, और जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखने के बारे में सोचा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरा पति तो, मेरे हाथ में जो चाकू था वो भी एक झटके से मेरे हाथ से जमीन पर गिर गया था, और मैं बस एक नजर अंदर कमरे की तरफ देख रही थी और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अपने पति की कंडीशन मुझसे सही नहीं जा रही थी। मेरा पति मुझे देखकर मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। मुझे आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या दुनिया में बुरा करने वाले लोगों के साथ ऐसा भी होता है। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने पति की सेवा करने में गुजार दी, मगर फिर भी जब मेरे पति का मन करता तो वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता था, और इतनी बुरी तरह से मारता था कि मेरे शरीर पर जख्म आ जाते थे। सारी जिंदगी मैंने उसके अत्याचार सहते सहते गुजार दी थी, मगर अब मेरे शरीर में उसके अत्याचार सहने की और हिम्मत और ताकत नहीं थी। मेरा पति अपनी मर्जी का मालिक था। वो मुझे तब मारता था जब मैं उसे कोई काम करने से रोकती थी या फिर उसके काम में कोई दखलंदाजी करती थी। हम लोग रहते तो शहर में ही थे, मगर हमारी जिंदगी गांव की तरह थी। कोई देखता तो यही सोचता कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाते थे। हमें पूरे महीने पहली तारीख के आने का इंतजार रहता था। मैं अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में ही करवा चुकी थी। मेरी 2 बेटियां थीं, और ये सब कुछ मेरे पति की वजह से हुआ था। मेरे पति का कहना था कि लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए, वरना बेटियां माता पिता के लिए बदनामी की वजह बन जाती हैं। मगर हर बेटी ऐसी नहीं होती। मैंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन मेरे पति ने तो मेरी बेटियों की शादी करने की ठान ली थी। इसलिए जैसे ही वो 16 साल की हुई, मैंने उन दोनों की शादी कर दी थी। पहले एक बेटी की और फिर उसके बाद दूसरी बेटी को भी उसकी ससुराल का कर दिया था। बेटियों की शादी तो मेरे पति ने करवा दी थी। भगवान ने उसे बेटा तो कोई दिया ही नहीं था। अब हम दोनों पति पत्नी ही घर में अकेले होते थे। मेरे पति ने मुझे सारी जिंदगी बहुत सताया था, कभी गरीबी से तो कभी अपने बिहेवियर से। जब तक मेरी सास इस दुनिया से नहीं गई, मेरी जिंदगी तो सूली पर लटकी हुई थी, पर उसके बाद भी मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं आया था। हाँ, अब मेरे ऊपर बुढ़ापा आने लगा था। धीरे धीरे मेरी उम्र बुढ़ापे की तरफ जाने लगी थी। बस जैसे तैसे मैं अपनी जिंदगी को जी रही थी। मेरी जिंदगी में कोई एंजॉयमेंट नहीं थी। बस मैं चाहती थी कि जैसे तैसे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं था। माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे। मैं लोगों के घरों में काम किया करती थी। तब मेरे पति का दिल मुझ पर आ गया था। वो उस घर में नौकरी किया करता था। वो खुद भी नौकर था और मैं भी उसी घर में नौकरानी थी। इसलिए उसने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे शादी कर ली। मेरा पति हर महीने की पहली तारीख को कहीं से बहुत सारे पैसे लेकर आता था। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति कहाँ जाता है और ये पैसे कहाँ से लेकर आता है और वो क्या काम करता है। लेकिन जाने से पहले मेरे पति की जेब में 1 लाख रुपए होते थे, लेकिन जब वो घर वापस आता तो यही पैसे डबल हो जाते थे। जैसे 1 लाख रुपए के 2 लाख या फिर 5 लाख रुपए हो जाते थे। मैं अपने पति से कहती थी कि तुम क्या काम करने जाते हो, तो वो कहता
कि मैं एंटीक चीजें खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में दूसरी जगह बेच देता हूँ। लेकिन आज ही मुझे हमारे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने बताया कि आपका पति कोई गैर कानूनी काम करता है। मुझे उस लड़के की बात समझ नहीं आई थी कि मेरा पति किस तरह का गैर कानूनी काम करता है। तो उसने मुझे बताया कि मैंने आपके पति को एक ऐसा काम करते हुए देखा है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने बताया कि आपका पति 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चों को किडनैपर से खरीदता है, जो बच्चों को किडनैप करते हैं और फिर उनके शरीर के कुछ अंग निकालकर उन्हें महंगे दामों में बेच दिया जाता है। ये सारा काम आपका पति अकेला नहीं बल्कि उनका पूरा गैंग है जो इस काम में शामिल है। इस 10 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल होते हैं। इस काम में उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। आपका पति पहले किसी बच्चे को किडनैपर से पैसे देकर खरीद लेता है और फिर उसके बाद उनको बेहोश करके उनके शरीर से अंग निकाले जाते हैं और फिर उन्हें बेचकर इन लोगों को पैसे मिलते हैं। ये लोग बच्चों को इस तरह से मार देते हैं। इस तरह आपका पति भी काफी बच्चों की जान ले चुका है। इस लड़के की बात सुनकर मेरे सच में होश उड़ गए थे। ये बात तो मैं भी 1 साल से देख रही थी कि मेरा पति घर से पैसे लेकर जाता था और जब घर आता तो उनको डबल करके लाता था। मुझे उस लड़के की बात पर पहले तो यकीन नहीं आया क्योंकि मैं अपने पति पर इतनी जल्दी शक नहीं कर सकती थी, मगर फिर उसने कहा कि मैं आपको ये सब अपनी आंखों से दिखा सकता हूँ, क्योंकि जिस अस्पताल के डॉक्टर के साथ आपका पति मिला हुआ है मैं वहीं पर वार्ड बॉय की नौकरी करता हूँ और मैंने आपके पति को कई बार अस्पताल में आते जाते हुए देखा है। मैंने उस लड़के से कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा, हाँ क्यों नहीं, आप मेरे साथ अभी चलो। मैं अपने घर से निकल गई थी। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि मेरा पति एक अस्पताल के कमरे में डॉक्टर को किसी मासूम बच्चे को बेचने लाया था और ये सब लोग आपस में पैसे की बातें कर रहे थे। यहाँ पर और भी लोग थे जो बच्चों को लेकर आए थे। इसका मतलब ये था कि इस अस्पताल के काफी सारे डॉक्टर भी इस गैंग का हिस्सा थे, क्योंकि डॉक्टर ही तो ऐसे लोग थे जो बॉडी पार्ट्स निकालकर दूसरे अस्पताल को महंगे दामों में बॉडी पार्ट्स बेच दिया करते थे और अपने ही पैसों में से बचे हुए थोड़े से पैसे मेरे पति को भी दे दिया करते थे। आजकल वैसे भी शहर में बहुत सारी खबरें उड़ रही थी कि बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं। बच्चों को ज्यादा घर से बाहर निकलने न दें या फिर कोई ना कोई पेरेंट्स उनके साथ निकले। ये वही लोग थे जो बच्चों को किडनैप कर रहे थे। आखिर उनके साथ इतना गलत किया जा रहा था। इन बच्चों के शरीर के जरूरी अंग निकालकर बेचे जा रहे थे और इनका व्यापार किया जा रहा था। इस सब में मेरा पति भी शामिल था, लेकिन मेरा पति हर महीने में एक बार 1 तारीख को एक बच्चे को खरीदकर अस्पताल में बेचकर आता था। यही वजह थी कि हर महीने की 1 तारीख को हमारे पास बहुत सारे पैसे होते थे, मगर मेरा पति तो कहता था कि वो किसी एंटीक चीजों को खरीदकर महंगे दामों में बेचता है, तभी उसे प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये था कि मेरा पति मुझसे झूठ बोलता था। मेरा पति शुरू से ही ऐसा नहीं था, बल्कि पिछले 1 साल से वो ऐसा कर रहा था। इससे पहले वो किसी बंगले में नौकर का काम किया करता था। जब से मेरी शादी उसके साथ हुई थी और मेरी 2 बेटियां हो गई थी, उसके बाद से ही मैंने तो लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था, मगर वो लगातार किसी न किसी के घर में काम करता ही था। कभी किसी के बंगले में तो कभी किसी के घर में चौकीदार की नौकरी कर लिया करता था। जब से मेरी 2 बेटियों की शादी हुई थी तब से ही उसने ये काम करना शुरू किया था। ये सब कुछ मुझे आज इस लड़के की वजह से पता चल गया था। मैंने इस लड़के से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि ये बात हमारे मोहल्ले में किसी को पता ना चले, वरना मोहल्ले के लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। ये लड़का मेरी बेटी से प्यार करता था। मैं तो इसकी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती थी, मगर मेरा पति तैयार नहीं हुआ था और इसको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं तो इसके साथ अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे करवाना ही चाहती थी। वो लड़का मुझसे कहने लगा, अब आपको घर चले जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान पहले ही गलती पर होता है, जब उसकी गलती पकड़ी जाती है तो वो इल्जाम औरत पर लगा देता है। इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। मैं आपको बता दूंगा कि इसके बाद क्या होता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो मेरी बात मान गया था और उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मोहल्ले में इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, मगर मुझे अपने पति को वक्त से पहले ही सुधार लेना चाहिए, वरना आगे चलकर मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकती हूँ। इसका मतलब ये था कि पिछले 1 साल से मेरा पति अपनी इसी पाप की कमाई से घर चला रहा था। न जाने किन किन लोगों के बच्चों की ये जिंदगी बर्बाद कर चुके थे और न जाने कितने ऐसे माता पिता थे जिनसे उनके बच्चों को जुदा कर दिया गया था।
मुझे तो पड़ोस वाले लड़के ने यही बताया था कि पिछले 1 साल से मेरे पति का बिजनेस यही है, वो इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। मेरी बेटियों की शादी हो जाने के बाद मेरे पति ने कहा था कि उसे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है, एंटीक चीजें खरीदने और बेचने का। वो अब इस काम के बाद वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसी काम में काफी प्रॉफिट होगा। और मैंने अपने पति की बात पर यकीन कर लिया था। तभी तो मैं सोचूं कि मेरा पति लेकर तो 1 लाख रुपए जाता है और घर वापस आता है तो उसके पास 2 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए होते हैं। इससे ज्यादा घटिया काम और क्या हो सकता था। जब भी मुझे मेरी बेटियों के घर से फोन आते तो वो बेचारी मुझे यही बताया करती थी कि माँ, हम इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, हमारे दिल को सुकून नहीं है, हमें यहाँ पर आने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग अपने ससुराल वालों के साथ कितने भी ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों ना करें, मगर ससुराल वाले हमें गलत ही समझते हैं। यहाँ तक कि हमारे पति भी हमारी कोई खबर नहीं लेते। ससुराल वाले हमें छोटी छोटी बात पर तंग किया करते हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी बेटियां तो बहुत अच्छी थीं, संस्कारी थीं, सुशील थीं और अपनी ससुराल की गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल रही थीं, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा था। मैं हमेशा अपनी बेटियों के अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी के पास तो 3 साल से कोई बच्चा भी नहीं था, वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। बच्चा होना या ना होने से कोई मतलब नहीं था। मेरी बेटी के ससुराल वाले फिर भी उसको इज्जत नहीं देते थे। मेरी बेटियों के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा पति दूसरों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। न जाने कितने बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चुका था। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पति को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो हर महीने में हजारों रुपये कमाता था, मगर घर में सिर्फ वो खाने पर ही खर्च किया करता था, क्योंकि उसे शुरू से ही अच्छा खाना खाना बहुत पसंद था। वो अच्छे खाने का शौकीन था, वरना तो इस घर में कुछ भी नहीं था। ना ढंग के कपड़े और ना ही ढंग का फर्नीचर, ना कोई मशीन और ना ही कोई अच्छी चीज। मेरी बेटियों ने भी सारी जिंदगी इस घर में गरीबी में रहकर ही गुजारी है। मेरा पति कहता था कि अब बेटियों की शादी हो गई है तो घर में हम सिर्फ 2 ही लोग तो बचे हैं, इसलिए जरूरत के सामान की अब क्या जरूरत है। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही है, गुजर जाएगी। मैं अपने पति से कहती थी कि हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, हमें उनके घर पर कभी ना कभी कोई तोहफे या कोई फल फ्रूट्स वगैरह भेजने चाहिए। मेरा पति तो बेटियों के घर पर कुछ भी नहीं भेजता था और ना ही कभी उन्हें अपने घर पर इनवाइट करता था। जब बेटियों की मर्जी होती तो वो खुद ही घर पर आ जाती थी। जहाँ बेटियों की शादी की जाती है वहाँ से रखरखाव रखना पड़ता है। इस तरह बेटियों की भी ससुराल में इज्जत होती है, लेकिन मेरे पति को ये सब कुछ समझ में नहीं आता था। पता नहीं वो सारे पैसे कहाँ लगा देता था और कहाँ को उड़ा देता था। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं उससे पैसे मांगती थी। मैं उसे जितने पैसे मांगती थी तो उसके आधे पैसे वो मुझे दे दिया करता था। मैं खुद ही अपनी बेटियों के लिए कोई चीज ले लिया करती थी। रात हुई तो मेरा पति घर का कुछ सामान और मेरे लिए भी खाने पीने की चीजें लेकर आया। आज मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये सारा सामान कहाँ से लाए हो, तो वो कहने लगा कि वहीं से लाया हूँ जहाँ से हर महीने की 1 तारीख को लाया करता हूँ। और आज तुम्हें याद है ना कि आज महीने की 1 तारीख है। आज जो मुझे एंटीक चीजें मिली थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छे दाम मिले हैं। ये लो, तुम भी थोड़े से पैसे रख लो। अपने पति की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मेरे पति ने कहा, क्यों पैसे नहीं चाहिए, और ये तुम रो क्यों रही हो, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही दिल भर आया था। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि पता नहीं मेरा पति ये पैसे किन बच्चों की जिंदगियों को उजाड़ने के बाद लेकर आया है, किन माँ बाप के गोद को उजाड़ने के बाद लेकर आया है। और झूठ तो देखो कैसे बोल रहा है। क्या मेरे पति को ये सब करने पर मजबूर करने वाली हमारे घर की जरूरतें थी? लेकिन हमारी कौन सी इतनी जरूरतें थी? आखिर वो इन पैसों का क्या करता था? क्योंकि मेरे पति के पास जैसे ही पैसे आते थे वैसे ही जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाते थे। अभी मेरे पति ने लगभग 1 महीने के 1 लाख रुपए कमा लिए थे, लेकिन मुझे तो वो सिर्फ 5,000 रुपए ही दे रहा था, और वो भी मैंने वापस कर दिए। मैं पाप की कमाई के पैसे नहीं रखना चाहती थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। मुझे कभी कोई ये कहता कि कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी,
तो मैं उन लोगों से कहती कि अगर मेरे पति ने दूसरी शादी की होती तो वो हर टाइम घर में क्यों पड़ा रहता, अपनी दूसरी पत्नी के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि अगर उसका कोई और घर होता तो वो जरूर वहां पर ज्यादा जाता, लेकिन मेरा पति तो हमेशा घर में ही रहता था। महीने की पहली तारीख के अलावा वो 1-2 बार 2-3 घंटे के लिए वो घर से निकल जाता था। अगर उसने किसी से शादी की हुई होती तो क्या वो 2-3 बार उससे मिलता? इसलिए मुझे लोगों की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। मुझे पता चल गया था कि यह आदमी झूठा है और बहुत बड़ा आरोपी है, और झूठ कभी अकेला नहीं होता, बल्कि अकेला तो हमेशा सच होता है। झूठ के बहुत सारे साथी होते हैं। अगर कल को मेरा पति पकड़ा गया तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था, सब कुछ खत्म हो जाना था। भगवान ने मुझे कोई बेटा भी नहीं दिया था जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार लेती। पता नहीं अगर मेरा पति पकड़ा गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं तो बेसहारा हूँ, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। दोनों बेटियां भी अपने घर की हो चुकी हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से इतना प्यार नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी की फिक्र करती कि मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी। बस जैसा होना था मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इस इंसान ने मेरी आत्मा को मार दिया था। गरीबी में रखकर, मुझ पर अत्याचार करके, मुझ पर हाथ उठाकर, मेरे माता पिता को गालियां देकर, मुझे बातें सुनाकर, मुझे धोखा देकर। मेरा पति मेरे मरे हुए माता पिता को गालियां देता था, मुझे गालियां देता था। मुझे अपने पति से नफरत थी। बस मजबूरी में मैं अपनी जिंदगी इसके साथ गुजार रही थी कि ये मेरा पति है। पति जैसा भी हो, लेकिन उसके नाम का जो एक सहारा औरत के साथ लगा हुआ होता है वो कुछ अलग ही होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि औरत अगर जाकर चांद भी तोड़कर ले आए और शादीशुदा ना हो तो लोग समझते हैं कि वो खुश नहीं है। बेचारी, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, उसका तो पति नहीं है, उसका तो अपना घर भी नहीं है। लेकिन अगर औरत पति वाली हो, अपने घर वाली है और रोज अपने पति से मार भी खाती है, तो लोग कहते हैं कि ये खुश है क्योंकि इसका अपना घर है, पति वाली है, अपने ससुराल में ठीक ठाक रहती है। चाहे औरत बेचारी कितने ही बुरे हालात में क्यों ना हो, मगर लोगों को हमेशा अच्छी लगती है। यह हमारे समाज का दोगलापन है, जिन्हीं के ऊपर ये समाज टिका हुआ है, और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह करते करते अगले महीने की पहली तारीख आने वाली थी और मेरे पति के पैसे पहली तारीख को आने से पहले ही खत्म हो गए। सिर्फ इन 1 लाख रुपए के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। वो हमेशा 1 लाख रुपए को बचाकर रखता था, क्योंकि इन्हीं पैसों से उसे अगले महीने कमाई करनी होती थी। पहले मैं अपने पति से बहुत लड़ती थी, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत सारे आते हैं, मगर तुम न जाने कहाँ खर्च कर देते हो। इस बार मैंने अपने पति से कोई सवाल जवाब नहीं किया था। मैं चाहती थी कि ये पाप की कमाई हमारे घर से जल्द खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। मेरी इन पैसों से बस जान छूट जाए। और फिर मेरा पति घर से चल पड़ा। मुझे पता था कि ये अपने काम के लिए ही जा रहा है। मुझे उसके बारे में पता तो चल गया था, मगर मैं उसे रोक नहीं सकती थी। लेकिन इस बार मेरा पति जब रात को वापस आया तो अकेला नहीं था। पहले तो वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता था और सारे मामलात को खत्म करके आता था, पर आज जब मेरा पति घर वापस आया तो उसके साथ कोई लड़की थी। मुझे लगा कि मेरी कोई बेटी है, क्योंकि घर में अंधेरा था और मैं अंधेरे में उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी। पर अगर मेरी बेटी मेरे पति के साथ आई थी तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ थी। लेकिन जब वो लोग अंदर आए तो उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी रोशनी पड़ी, तो मुझे पता चल गया था कि ये लड़की मेरी बेटी नहीं है, मगर ये लड़की मेरी बड़ी बेटी की उम्र की ही थी। ये लड़की जवान और बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने अपने पति से सवाल किया कि ये लड़की कौन है, तो मेरे पति ने कहा कि मेरे आगे से रास्ता छोड़ो, सारे सवाल दरवाजे पर ही कर लोगी क्या? जाओ, जाकर हम दोनों के लिए खाना निकालो। वो लड़की डरी सहमी और बिल्कुल खामोश सी मेरे पति के साथ खड़ी हुई थी। मैंने अपने पति से चिल्लाते हुए कहा कि भाड़ में गया खाना, पहले मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है। मेरा पति कहने लगा, ये लड़की मुझे सड़क से मिली है, बहुत डरी हुई लग रही थी। मदद करने के इरादे से इसे मैं अपने घर लेकर आया हूँ। मुझे पता था कि मेरा पति मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको लगता था कि मुझे उसकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा पति इस लड़की को दूसरे वाले कमरे में लेकर चला गया और उससे कहने लगा कि तुम यहाँ पर आराम से बैठो, और मुझसे कहने लगा कि खाना लगा दो।
ये लड़की मेरे पति को सड़क से मिली थी या फिर इस लड़की को भी मेरे पति ने किडनैपर से खरीदा था। इस लड़की को खाना खिलाने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने खाना कमरे में रख दिया था तो मेरा पति भी उसके साथ खाना खाने लग गया। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा इसके साथ खाना खाने का क्या मतलब है, तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर आंगन में लेकर आ गई थी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे ये बताओ कि ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली है। मेरा पति फिर से वही झूठ दोहराने लगा कि मैं इस लड़की को सड़क से उठाकर लेकर आया हूँ, ये बेसहारा है और हमारे घर पर रहेगी। मैं इसको सहारा देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम कब से लोगों की मदद करने लगे? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। जो बात तुम कह रहे हो वो मैं नहीं मान सकती। सच सच बता दो कि ये लड़की कहाँ से आई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति ने कहा, अच्छा तो आज तुम्हारे मुंह में भी जबान निकल आई है। देखो मेरी बात गौर से सुन लो कंचन, ये लड़की इसी घर में रहेगी। मैंने उससे पूछा कि किस रिश्ते से रहेगी और क्यों रहेगी और कब तक रहेगी। उसने कहा कि ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, पर ये लड़की इसी घर में रहेगी और यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? तुम बस इसके काम किया करो और टाइम पर खाना बना दिया करो। इस लड़की से कोई सवाल जवाब मत करना। इस लड़की का नाम पायल है, यहीं पर ये हमारे साथ रहेगी। जब हमारे सामने ऐसा मर्द खड़ा हो और सीना ठोककर ऐसी बात कहता हो जो आपका पति है, तो आपको फौरन समझ आ जाता है कि इन सारी बातों का मतलब क्या है। मेरा पति इस लड़की को इस घर में क्यों रखना चाहता है और किस हैसियत से रखना चाहता है, मैं सब समझ गई थी। मेरी जगह कोई भी औरत होती तो वो भी समझ जाती। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मेरे पति को मुझ पर तरस नहीं आया। मैं वहां से चली गई और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी के इस मोड़ पर, उम्र के इस हिस्से में मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई करने लगा। औरत भी बेचारी कितनी लाचार है। उसे जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर बेवफाई और तलाकशुदा होने का अंदेशा हो तो वो बेचारी ऐसे में ही सहम जाती है। जैसे कल उसकी शादी हुई थी और आज उसको तलाक होने वाली है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो तो उसे संभालने वाला कोई इंसान चाहिए, किसी आदमी का सहारा चाहिए। और जब आदमी का सहारा उससे दूर जा रहा हो तो वो बेचारी क्या करे। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैंने अपने पति से फिर से सवाल करने की कोशिश की तो उसने मुझे थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया था। अब इस उम्र में तो मैं मार खाती हुई अच्छी तो नहीं लगती थी, इसलिए खामोश हो गई कि मेरा पति जो करता है करता रहे। 2-3 दिन से इस घर में कुछ अलग ही तमाशा हो रहा था। मेरे पति ने पायल को जिस कमरे में रखा हुआ था वो उस कमरे में बार बार जाता था और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता था। मैंने एक दिन खिड़की से झांककर कमरे के अंदर देखा था तो वो उल्टी बैठकर न जाने क्या कर रही थी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मगर हर बार मेरा पति उसके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट रुककर ही वापस आ जाया करता था। ये लड़की सारा दिन कुछ बोलती भी नहीं थी और न ही कमरे से बाहर निकलती थी। दिन भर डरी सहमी रहती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहने लगी कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। एक दिन मुझे मेरी चाची ने बाजार में बेच दिया तो मुझे वहां से किसी आदमी ने किडनैप कर लिया। इसके बाद मुझे उस किडनैपर से आपके पति ने खरीद लिया, लेकिन मेरा पति तो बच्चों को किडनैप किया करता था, जबकि ये लड़की तो 18 साल की जवान लड़की थी। एक दिन मेरा पति खाना खा रहा था तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम क्या करते हो, किस तरह तुम पैसे कमाते हो, लेकिन ये बताओ कि ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली और इसको तुम घर क्यों लेकर आए हो? तो मेरा पति कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता है, क्या तुमने कभी मेरा पीछा किया है? अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने कौन से आशिक से मेरी जासूसी करवाई है? मैंने कहा, मैंने तुम्हारी अपने किसी आशिक से जासूसी नहीं करवाई, बल्कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ उसने मुझे सब कुछ बता दिया, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या करते हो। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। ये बताओ मुझे, इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो, जबकि तुम तो बच्चों का व्यापार करते हो? मेरा पति कहने लगा, जो आदमी बच्चों को किडनैप करता है वो इस बार किसी जवान लड़की को किडनैप करके लाया और ज्यादा पैसों के चक्कर में वो मुझे इसे बेचना चाहता था। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरा इस पर दिल आ गया और मैंने इसे महंगे दाम में खरीद लिया।
ये लड़की मुझे पहली नजर में ही अच्छी लग गई, मेरी आंखों को भा गई, जैसे कि कई सालों पहले मुझे तुम भा गई थी और तुम्हें देखकर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। उस समय मुझे क्या पता था कि तुम एक ऐसी औरत निकलोगी कि मेरी जिंदगी को ही बर्बाद कर दोगी। मैंने अपने पति से कहा, जिंदगी किसकी बर्बाद हुई है ये तो वही जानता है जिस पर गुजरी है। ये बातें तो तुम छोड़ ही दो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है। मेरा पति कहने लगा, तो क्या हुआ, छोटी लड़की से शादी करना तो अच्छी बात है, और ये लड़की वैसे भी बेसहारा है, इस घर में रहेगी तो इसे मेरा सहारा मिल जाएगा। मैंने अपने पति से कहा कि अच्छा, इस लड़की को सहारा देने के लिए तुम्हें सहारे वाली बात याद आ गई, लेकिन उन माता पिता का क्या जो अपने बच्चों को खो चुके हैं। तुम इस लड़की को खरीद कर लाए हो और अब कहते हो कि तुम इससे शादी करोगे, इसे सहारा दोगे। एक बार इस लड़की की भी मर्जी पूछी है क्या ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगी? क्या तुम जबरदस्ती उसके साथ शादी करोगे? मेरे पति ने अपना चप्पल उठाकर जोर से मेरे ऊपर फेंक कर मारा था ताकि मैं अपनी जबान को बंद कर लूं। निशाना मेरे पति का लग जाता तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मौके पर बच गई थी। मेरा पति कहने लगा, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहे वैसा करूं, ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ पर रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। वैसे भी अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। अजीब बात है, मुझे अपने पति से सारी जिंदगी बहुत नफरत रही थी, क्योंकि मैंने उसे कभी भी प्यार नहीं किया था, क्योंकि उसने शादी वाले दिन से ही मुझ पर हाथ उठाया था। छोटी छोटी बात पर वो मुझे डांटा करता था, लेकिन फिर भी मेरा पति जब इस तरह की बातें करता था तो मेरा दिल भर आता था। औरत का दिल भी कितना अजीब होता है, कभी कभी वो क्यों रो रहा है ये भी नहीं जानता। मेरा पति बार बार पायल के कमरे में जाता था, लेकिन बेसब्र ही वापस आ जाता था। एक दिन तो मैंने अपने पति की आंखें देखकर ही सब कुछ समझ लिया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बाहर बारिश हो रही थी और बहुत सुहाना मौसम था। मेरा पति उस लड़की के कमरे में चला गया। वो लड़की अभी भी पीठ फेर कर कुछ कर रही थी और मेरा पति शायद उसके फ्री होने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर में मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और अपने पति को तो किसी दूसरी लड़की के हवाले देखकर मैं बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सारी जिंदगी मैंने इस आदमी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया था, मगर ये नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इस लड़की को बचाना नहीं चाहती थी। शायद मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। यही वो जुनून था जो इस समय मुझ पर हावी हो चुका था। मुझे आज अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने मेरे साथ अभी तक जितने भी अत्याचार किए थे, मैं उन सब का बदला अपने पति से लेना चाहती थी। मैंने पास रखा हुआ चाकू उठाया और अपने आंसू रगड़े और कमरे की तरफ चल पड़ी, जहां पर इस समय मेरा पति और वो लड़की थे। जब मैं कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि वो लड़की मोमबत्तियों का एक घेरा बनाकर उसके बीच में बैठी हुई है और एक अजीब से ही तंत्र मंत्र का जाप कर रही है, क्योंकि उसका मुंह लगातार चल रहा था। मेरा पति उसके पास खड़ा हुआ उसे बड़ी गौर गौर से देख रहा था। जैसे ही उस लड़की ने आंखें खोल कर देखा, वो उसे गोल घेरे से बाहर निकली और मेरा पति आगे बढ़ा और मैं भी आगे बढ़ी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपने पति को बताऊंगी कि उसका पाला किससे पड़ा था। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले इंसान को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। पर इससे पहले कि मैं कुछ भी करती, सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे और डर की वजह से मेरे हाथ से चाकू भी एक झटके से गिर गया था। मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे थे। वो लड़की दोबारा से उस मोमबत्ती के बने हुए गोल घेरे में जाकर बैठ गई थी। उसने जमीन पर बैठकर अपनी पीठ फेर ली थी। वो दूसरी तरफ को बैठ गई थी। मेरा पति उसे पहले तो बड़ी गौर से देखता रहा, लेकिन फिर मेरा पति दर्द से इस तरह से तड़पने लगा था जैसे उस पर आसमान की बिजली गिर पड़ी हो। मेरा पति पागलों की तरह तड़प रहा था। उसकी ऐसी कंडीशन में दूर खड़ी हुई देख रही थी। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मेरा पति जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बार बार मेरा नाम पुकार रहा था कि कंचन कंचन जल्दी आओ, मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। मगर मेरे पति के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था? वो आखिर क्यों तड़प रहा था? ये मेरी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पति ऐसी कंडीशन में था जैसे किसी इंसान को बिजली के तार का जोर का झटका लगता है। आसपास ना तो कोई तार था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे उसको करंट लग सकता। सिर्फ पायल ही मोमबत्ती के गोल घेरे में बैठी हुई थी। मुझे इस बात का भी मतलब समझ नहीं आया था, तो आखिर मेरे पति को क्या हो रहा था? मेरे कदम चाहकर भी अपने पति को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। मेरा पति न जाने इस तरह से क्यों तड़प रहा था। मैं घबरा गई थी। मैं अपने पति को हाथ भी नहीं लगा रही थी।
मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो लड़की ऐसे बैठी थी जैसे किसी मंत्र का जाप करने में बिजी है और उसे पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। मेरा पति इसी तरह से थोड़ी देर के बाद तड़प तड़प कर बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो आसपास के सारे घरों के लोग हमारे घर में इकट्ठे हो गए। बहुत बड़ा तमाशा बन गया था, इतना बड़ा तमाशा कि जिसको देखने के लिए हर इंसान बेचैन हो रहा था। मेरे पति के साथ क्या हुआ था ये तो मैं नहीं जानती थी, उसे पैरालाइज हुआ था या फिर कुछ और, लेकिन मेरा पति जिस तरह से तड़प रहा था वो उसी तरह से जम गया था। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे, उसके हाथ पैर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। मेरे पति के हाथ पैर अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहे थे। मेरा पति बोल भी नहीं सकता था, उसे होश भी था, सब कुछ देख भी सकता था, बल्कि सुन भी सकता था। वो सबसे बातें भी कर रहा था, लेकिन अपने हाथ पैर सीधे नहीं कर पा रहा था। मेरे पति की अजीब सी कंडीशन हो गई थी। कुछ देर के बाद ही हमारे घर पर पुलिस भी आ गई। मैंने पुलिस को अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया और उसके गैंग में जो लोग शामिल थे उनके बारे में भी बता दिया, मगर वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती थी। मैंने पुलिस को पायल के बारे में भी बता दिया था और उन बच्चों के बारे में भी जिनका बिजनेस मेरा पति और उनके गैंग कर रही थी। उस लड़की ने भी बयान दे दिया था कि उसे किस तरह से किडनैप किया गया था और किस तरह से मेरा पति उसे खरीदकर यहाँ घर तक लेकर आया था। पुलिस वालों ने कहा कि इस लड़की को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसको इसके घर वालों के पास छोड़ने के लिए। अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहती तो हम इसे कहीं महिला केंद्र में छोड़ देंगे, जहाँ पर ये अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकेगी। पुलिस वालों ने कहा कि आपके पति को तो कड़ी सजा होगी क्योंकि आपके पति पर बहुत बड़ा केस बनता है, लेकिन ये जिस हालत में है अभी हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर हम उन लोगों को अरेस्ट जरूर कर लेंगे जो इनकी गैंग के लोग हैं। आपका पति जब ठीक हो जाएगा तो हम इसे लेने के लिए आ जाएंगे और आपका घर तो हमने देख ही लिया है और इस गैंग का राज भी फाश हो चुका है जो बच्चों को किडनैप कर रहे थे। मेरा मोबाइल नंबर भी पुलिस वालों ने ले लिया था और कहने लगे कि जैसे ही तुम्हारा पति ठीक हो जाए इसको सजा मिलनी ही है, हम इसको अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन याद रहे कि आपका पति यहाँ से भागना नहीं चाहिए, अगर ये यहाँ से भाग गया तो हम इसे कहीं से भी खोज निकालेंगे। मैंने पुलिस वालों से कहा कि जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा ही करना। पुलिस वाले थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वहाँ से चले गए थे और पायल को भी अपने साथ ले गए थे, मगर जाने से पहले वो मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम क्या कर रही थी और तुमने मेरे पति पर ऐसा क्या किया था कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई। मैंने देखा था कि तुम कुछ पढ़ रही थी और उस मोमबत्ती के गोल घेरे में पीट करके बैठ गई थी। तुम्हारी आंखें बंद थी, तुमने मेरे पति को देखा तक नहीं था। आखिर तुमने ऐसा भी क्या किया था कि मेरे पति की हालत ऐसी हो गई? तुमने आखिर ये सब कैसे किया? कैसे बिना बिजली के तार के मेरे पति को करंट लग गया? क्योंकि जिस डॉक्टर को मेरे पति को दिखाया गया था वो कह रहा था कि मेरे पति को करंट लगा है और मैंने बात बनाने की वजह से लोगों के और पुलिस के सामने ये बात कह दी थी कि हाँ मेरे पति को करंट ही लगा है, क्योंकि वहाँ पर कोई तार पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मेरे पति को करंट लग गया। क्योंकि मुझे कोई भी झूठ बोलकर बात को दबाना था, पहले ही हम लोगों का काफी तमाशा बन चुका था। बताओ तुम कि मेरे पति को करंट कैसे लगा था, करंट कहाँ से आया था, ये कोई भी नहीं जानता था। मैं भी कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी। पायल ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बचपन में मेरे पिताजी काला जादू किया करते थे। मैं अपने पिताजी के हमेशा साथ रहती थी, इसलिए उनको देख देख कर मुझे काला जादू करना आ गया, मगर मैंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। आज मैं जानती थी कि तुम्हारा पति मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है और उसके बाद वो मुझसे शादी भी करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर बहुत सारे अत्याचार सहे हैं, लेकिन मैं कभी भी अपनी इज्जत के साथ किसी इंसान को खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। तुम्हारा पति जब जब मेरे पास इस इरादे से आता था तो मैं उसे अपने काले जादू से खामोश कर दिया करती थी, जिसकी वजह से वो 10-15 मिनट बाद ही कमरे से बाहर निकल जाता था। लेकिन आज तुम्हारा पति पक्का इरादा कर चुका था कि वो मेरी इज्जत खराब करके ही रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे पति पर काला जादू किया, जिसकी वजह से उसकी सातों शक्तियां तुम्हारे पति पर हावी हो गईं और शक्तियों के असर से और शक्तियों की वजह से तुम्हारे पति को जोरदार झटके लगने लगे और वो अपनी हालत खराब कर बैठा। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मैं भी आज ऐसा करने पर मजबूर थी। मुझे तुम्हारा घर भी नहीं तोड़ना था। मैंने आज इतनी बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल पहली बार किया था।
मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी जान जरूर बच जाएगी। देखो, तुम्हारे पति ने मेरे साथ बुरा किया, आज उसकी हालत कैसी हो गई। आपके लिए तो मेरा दिल बहुत परेशान है। अगर आप चाहो तो अपने पति को छोड़ सकती हो, क्योंकि आपका पति कोई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे साथ चलो, आप भी मेरे साथ महिला केंद्र में रहना। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये इंसान जैसा भी है मेरा पति है, मैं अपने पति को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। एक औरत का फर्ज है कि वो अपने पति की सेवा करे। मैंने सारी जिंदगी अपने सारे फर्ज निभाए हैं, तो मैं अब भी इस फर्ज से दूर नहीं हो सकती। अब मुझे ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, इसको सजा भी नहीं होगी। ये जैसे ही ठीक होगा, इसे खुद सजा मिल जाएगी, और अगर ये ठीक भी नहीं हुआ तो यही इसकी सजा है। जब तक मेरे पति के शरीर में आखिरी सांस बाकी है, मैं इसका ख्याल रखूंगी, चाहे मेरा पति इस काबिल हो या नहीं हो। मैं सब कुछ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि एक पत्नी होने के नाते करूंगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम जाओ यहाँ से और पुलिस को सब कुछ बता देना। इस पूरी गैंग को पकड़वाना जो मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उस लड़की ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो मेरे घर से चली गई थी। आज इस बात को पूरे 5 साल गुजर चुके हैं। मेरे पति की हालत थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी वो बिस्तर पर ही है। रोज अपने मरने की प्रार्थना करता है, अपने मुंह से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मौत नहीं आ रही। मैं अपने पति का ख्याल रखती हूँ, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, उसके सारे काम करती हूँ। मेरी बेटियां भी अपने पिता से मिलने के लिए आती हैं। वो भी कई कई दिन हमारे घर पर गुजार जाती हैं, ताकि अपने पिता की सेवा कर सकें। मेरा पति अब हम लोगों से कुछ नहीं कहता, बस हमें गौर गौर से देखता रहता है। कुछ बोलने की कोशिश करता है और कुछ भी नहीं कहता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने पति की मौत की प्रार्थना नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी है, मेरा पति है, लेकिन उसने जो मासूम बच्चों के साथ किया वो सच में बहुत गलत था। पुलिस ने उसके साथ के सारे लोगों को पकड़ लिया, मगर मेरे पति को पकड़कर वो लोग उसे क्या सजा दे सकते हैं, क्योंकि उसको तो सजा कुदरत दे रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे पति के लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए, या फिर भगवान उसे अपने पास बुला ले, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।